तो सर अब आते हैं मेन बात पे, कैसे शुरुआत हुई एक्टिंग की? वहाँ एक पोस्टर लगा था प्ले का। जी आसफ अली साहब, लेकिन मुझे मालूम था कि इस केस में भगत सिंह को बहुत लंबी सजा होगी, तो इतने दिनों के लिए अपने दोस्त को जेल में अकेला कैसे छोड़ सकता था मैं। घर में पापा ने पूछा कैसा एग्जाम हुआ, नाटक सुना। आते ही मुझे मेरे ख्याल से पहला ऑडिशन दिया था, उसमें मुझे काम मिल गया था। ये ठाकुर साहब कौन से कमरे में है? तो मेरे को फील होने लगा कि आई एम समथिंग यार, मुझे यही करना चाहिए। तो हम भी कर सकते हैं। नवाज हो गए, अपना राजपाल वगैरह सब सेम कॉलोनी में हम लोग रहते थे। तो ऐसे लोग थे हमारे आसपास कि यार बनना है, सब करना है, हो जाएगा, सब विश्वास था। तो वहाँ से उसका बढ़ते बढ़ते साइनिंग 25-30 लाख रुपए मिल चुका है। फिल्म अभी तक नहीं हुई। कॉमेडी सर्कस से लेके कॉमेडी का महामुकाबला, छोटे बच्चों का आता था कॉमेडी शो, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, वो सब लिखा है। एक और मेरी कंप्लीट है फिल्म लिखी हुई, जिसमें संजय मिश्रा, सौरभ शुक्ला वगैरह हैं, मल्लिका शेरावत भी है। तो डैड साथ थे, तो उन्होंने भी इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। हाँ, तो तब तो हमको स्ट्रगल किया था, मालूम नहीं पड़ता कि घर के खर्चे होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, वो बिल्कुल अपने को पता नहीं चलती ना। उनके जाने के बाद मालूम पड़ा। तो फिर मैंने भी स्किल्स अलग अलग जोन में डेवलप करना स्टार्ट की, एडिटिंग सीखी, सब सीखी। और आज के टाइम में अगर जनता को पता नहीं है कि हम क्या क्या करते हैं, तो अपने को काम कैसे मिलेगा? सही बात है। एंड आई फील एज अ एक्टर एंड और एज एन डायरेक्टर, you need good financial support to take your craft ahead. यस, उसके बिना तो होना ही नहीं है। आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक्टर लोगों के साथ जो बाहर से आते हैं ना, हम जैसे लोग, उनको तो दो चीजें करनी पड़ती हैं। कैसे सरवाइव करोगे आप? फाइनेंशियल सपोर्ट तो राइटर बनने के पीछे लॉजिक भी यही है। मेरा खुद का भी जो एक्सपीरियंस है ना, वो कि राइटिंग क्यों शुरू हुई। आप रोज शूट नहीं कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो बीच में आपको लगता है कि कुछ पैसे वैसे की व्यवस्था हो जाए कहीं से, क्या कैसे सरवाइव करें, कैसे सस्टेन करें एक्चुअली। तो उस वजह से फिर क्या आता है क्राफ्ट में, फिर राइटिंग आती है जो आप घर पे बैठ के लिख सकते हो। तो उस वजह से ही मेरी भी राइटिंग। और बहुत अच्छा है कि आज जनता को पता चले यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। पहले तो आई लव योर वर्क। अरे तो मैं भी इसलिए पंकज जी के पीछे था, मतलब एक बार सर से बात हो जाए। तो मुझे पता है आप कभी ऐसे पॉडकास्ट और ये नहीं यूजुअली करते नहीं है। मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया एक्चुअली उसमें जाता ही नहीं हूँ। आप फेसबुक पे या इंस्टा पे बहुत रेयर, कभी नहीं करता मैं। बट ये दौर है, आप तो करना पड़ेगा मुझे। बीइंग ऑनेस्ट। आप तो पूछने लगे हैं भाई कितने फॉलोअर्स हैं आपके। हाँ, उस पे मेरे साथ भी अभी कुछ हुआ, उसमें क्या शर्माना। तो बड़ा अच्छा काम था, सब कॉन्सेप्ट सब अप्रूव हो गया, सब सॉर्ट हो गया। इंस्टा पे ही उनको कुछ गाना वाना शूट करके वहीं पे प्रमोट करना था। तो बोले यार आपके फॉलोअर्स कितने हैं? बोले इतने। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले यार थोड़े ज़्यादा होते तो काम बन जाता। तो बोले सर ये डायरेक्शन स्किल्स और फॉलोअर्स का लेना देना क्या है? बट द फैक्ट इज की है, डायरेक्टर का तो नहीं होना चाहिए वैसे। आज के टाइम पे एक्टर का तो समझ में आता है कि भाई ठीक है कि आपने कौन सी रील शूट की है, उस पर कितने व्यूज हैं, कितने क्या हैं। हाँ, ये फिर ये क्वालिटी वाली बात होगी कि अब कितने अच्छे डायरेक्टर हैं कि आपकी चीज कितने लोग लाइक करते हैं, ये हो सकता है। तो इज द सैड ट्रुथ कि सोशल पे तो एक्टिव रहना ही है, रहना ही पड़ेगा। तो सर अब आते हैं मेन बात पे। जी हाँ, बताएं कैसे शुरुआत हुई एक्टिंग की? मैं बड़ा इंट्रिग रहता हूँ कि, और सबसे यही बात पूछ रहा हूँ स्टार्टिंग में। मैं बहुत पहले से बताऊं आपको, कुछ इत्तेफाक होता है, कुछ आपकी लिखा हुआ होता है। मैं बड़ा मानने लगा हूँ इन चीज़ों को। हुआ था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लास्ट मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट पेपर था जी। और मथुरा का हूँ मैं रहने वाला जी। तो मथुरा कॉलेज से, और हमारा गांव है वहाँ से कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो ट्रेन से आना होता था। तो एग्ज़ाम देख के लास्ट वाला एग्ज़ाम दे के मैं निकल रहा था, तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। वहाँ एक पोस्टर लगा था प्ले का। ओके। इप्टा मथुरा ने किया था वो प्ले, गधे की बारात। ओके। तो मराठी लेखक हैं, उनका लिखा हुआ है। वो देखा मैंने, रुक गए हम लोग, मैंने यार देखना है नाटक। दोस्त को बोला, राजवीर दोस्त मेरा। तो हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, 10 रुपये थे शायद, मेरे ख्याल से 10 रुपये की टिकट होगी उस समय। और 2 लोग थे, हमारी दोस्ती ऐसी कि दोनों साथ में देखेंगे। तो एक बंदा कोई बीड़ी पी रहा था, वहीं देखा हमने।
तो उससे पूछा, उसको अंदर से ही आया था, तो मुझे लगा मैं शायद ये कुछ हेल्प कर दे। मैंने भाई साहब वो प्ले देखना है मुझे, और मैं कभी देखा नहीं है नाटक ऐसा। तो बोलता है कि कोशिश करता हूँ 2 लोगों की, मतलब कि दोनों को देखना, पैसे इतने ही हैं। तो बोला ठीक है, उनको पास की जुगाड़ करता हूँ। गया अंदर वो पास लेके आया, नाटक शुरू हुआ, हमने देखा कि वो बंदा मेन रोल कर रहा है, मुझे बीड़ी पी रहा था। अच्छा। हाँ, और मंत्रमुग्ध हो गया मैं नाटक देख के। ऐसा लगा कि साला ये क्या चीज़ है यार, ये क्या हो रहा है, खो गया उसमें एकदम। और घर पहुंचा, फिर घर में पापा ने पूछा कैसा एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने एग्ज़ाम तो हो गए ख़त्म, नाटक सुनवा। नाटक देख के आया हूँ पूरा, उनको पूरा नाटक जो जो जैसा जैसा देखा था Narrate पूरा का किया। पूरा उनको नरेट कर दिया मैंने, मतलब विजुलाइज कर करके मैं बोलता गया। कट टू नेक्स्ट डे हमें जाना था मम्मी के पास, मम्मी मेरी टीचर है MP में, तो वहाँ पहुँचना था। पहुँचा मैं और पापा एग्ज़ाम की वजह से रुके हुए थे, और पहली बार उस शहर में मैं पहुँचा था, कस्बे में, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मम्मी का ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो जगह देखी नहीं थी मैंने। ओके। ऊपर बालकनी में बैठे हुए थे, कोई आया नीचे, किसी ने बोला आके कि वो, तो मम्मी गई, तो बोला वो भैया से बात करनी है। तो मम्मी बोली कि कौन है मालूम है, मेरा बेटा अभी आया है, तुमको क्या बात करनी है इससे, मतलब अभी आज ही आया है, इससे कोई जानता ही नहीं इसको। तो बोला नहीं नहीं, मुझे वो नाटक। तो मैं झांका, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो नाटक शब्द मेरे कान में आया, तो मैंने कि आओ आओ मम्मी आने दो। तो बोला कि अरे भैया वो आप थोड़ा, मैं नाटक करना है नवदुर्गे में, तो आप कर दोगे? मैंने कि बिल्कुल कर देंगे, सही सही जगह आया हो। मेरे मन में तो वो एक दिन पहले ही देखा था, वो तो घूम ही रहा था, वो बैठ के मैंने लिख दिया। लिखा कैसे कि आपका करेक्टर अलग से लिखा, उसका करेक्टर अलग से लिखा, लिखने का मालूम नहीं था कैसे लिखते हैं, अलग अलग पर्चे बना दिए सबके करेक्टर्स अच्छा। के, सबको तैयार करवाया। 2-3 दिन रिहर्सल की, खंडर नुमा जगह थी, वहीं पे रिहर्सल करके शो हमने कर दी नवदुर्गे में, पर्दा वर्दा लगा के, माइक वाइक लटका के, और शो हो गया। और अगले दिन पेपर में छप गया नाम मेरा। तो मेरे को आए वहाँ पे 8 दिन हुए हैं, 8 दिन के अंदर पूरा कस्बा जानने लग गया। मैं भी यार भूत ऐसा सवार हो गया कि अब तो यही करना है। वो नाटक बड़ा अच्छा हो गया, कॉमेडी, मतलब बिल्कुल अनप्रोफेशनल किया था, लेकिन लोगों को मज़ा बहुत आया। मजा है, वही मेन है ना सर। हाँ, वो मैंने उनका नाटक, अब तब तो ये भी नहीं मालूम था कि किसी का नाटक आप कैसे भी नहीं लिख सकते, उसको ख़राब नहीं कर सकते, जो कि किया होगा मैंने। फिर वहाँ से कुछ पत्रकार आ गए, उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, तो मेरे को फील होने लगा कि आई एम समथिंग यार, मुझे यही करना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या आप नेक्स्ट क्या नाटक आप करोगे? तो मैंने कि बंदा वो खा रहा था पाउच, मेरे साथ में बगल वाली पहचान हो गई थी 4-5 दिन में, फिर लोग एकदम से वो पहचानने वाले थे। तो मैंने ये जो खा रहे हैं ना गुटखा, इसके ऊपर करूँगा, मैं लिखूँगा। अब वो पेपर में छप गया वो भी। अच्छा। ये तो गुटखे के ऊपर लिखना चाहते हैं विवेक जी, और ऐसा और ऐसा, तो बर्डन हो गया कि लिखना पड़ेगा, पेपर में छप गई ये बात तो सच करनी पड़ेगी। तो प्ले लिखा मैंने, प्ले वो किया, पाउच नाम से लिखा मैंने। वहाँ पे पाउच बोलते थे, मौत हमारे मुंह में, पाउच और टैग मौत हमारे मुंह में। तो प्ले लिखा, प्ले बहुत अच्छा लगा लोगों को, जो मंचन किया बड़े लेवल पे किया। फिर मेरे जीजा जी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने नाटक देखा, बोले यार हमारे यहाँ आ जाओ दिल्ली में, हबीब तनवीर करके एक हैं, और वो पूरे विश्व जानता है उन्हें, नाम मैंने भी सुना था। तो उनके घर के सामने ही इत्तेफाक है ये सब, तो वो ले गए, उन्होंने हबीब साहब के यहाँ बैठा दिया मुझे। तो हबीब साहब पाइप पी के अपना स्टाइल वाले बंदे थे, तो उनसे बोले जीजा जी, जाट हैं हरियाणा वाले, कि इसने करवाओ भाई आप, इसने रोल दो, साड़ा है मेरा, इसने रोल दो। तो वो बोले कि भाई ऐसे नहीं होता है कि तुम्हारा साला है तो उसको रोल, अरे मेन रोल करेगा यो, कराओ इसमें, अच्छा एक्टर है। तो खैर उन्होंने कहा बैठो, इनको छोड़ दो, रोज आएंगे, देखेंगे, सीखेंगे। तो वहाँ से नया अध्याय खुला दिल्ली वाला, NSD, मंडी हाउस, NSD का फॉर्म भरा मैंने, ग्रुप बनाया,
एनएसडी में हुआ नहीं मेरा। ओके। हाँ, इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ तो नहीं हुआ। उसके बाद ग्रुप बनाया, उसमें प्ले किया, तो वो वही वाला प्ले किया पाउच, वो बड़ा चला वहाँ पे, और टाइम्स ऑफ इंडिया में और 2-3 इंग्लिश के और पेपर में छप गया। तो वो छप गया तो समझ लो कि काम बन गया। बन गया। तो ये समझ में आ गया कि हाँ शायद ये लाइन बुला रही है, और कंफर्म हो गया। फिर एक दिन टिकट करा ली मैंने, और टिकट कराने के बीच एक वाक़या और बताता हूँ। सर्वाइव करने के लिए, पैसों के लिए दिल्ली में हम पार्ट टाइम काम भी कर लेते थे, पार्किंग के ठेके ले लेते थे हम लोग। ओके। किसी के थ्रू, मुझे दोस्त के थ्रू मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे करने से अच्छा खासा मिल जाता है पैसा, लड़के रख लो, वो लोग करते रहेंगे, और आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, इतने रुपए महीना या पर डे आपको देने हैं, गाड़ी यहाँ आए या ना आए। तो वो किया, तो उसमें मेरी टिकट हो चुकी थी, और मेरी पार्किंग थी प्रिया सिनेमा के पीछे। अच्छा। वसंत कॉन्टिनेंटल अगर गए हो कभी तो, 5 स्टार होटल जो है उसके वहाँ पे, तो वहाँ मैं कार वार मास्टर था, जगह बना देता था, 3-4 कार की जगह, एक कार की जगह और एक्स्ट्रा निकल जाए ऐसे कर, उसमें बहुत वो होता था। तो किसी की कार फंसी हुई थी, सरदार जी थे, वो उन्होंने बोला कि साहब निकाल दीजिए, तो मैं खड़ाक से निकाली, और बहुत स्पीड से चलाता था कि पूरे दिन वाला काम था, शौक भी कार का मुझे बहुत। तो निकाल के उनको दे दी, और दूसरी को धक्का दिया, वो साइड में की, उसको चाबी फेंकी, स्टाइल थोड़ी ज़्यादा होगी। तो वो आए सरदार जी कि वो पापा जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कौन? बोले गाड़ी में बैठे हैं। मैं गया, सफ़ेद दाढ़ी वाले सरदार जी, कुछ 75 के आसपास, काफ़ी एज थी। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कि मेरी पार्किंग है। बोले नहीं, तुम मुंबई जाओ, तुम एक्टर हो। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कि यार ये बुजुर्ग 70-75 रैंडम आदमी। हाँ रैंडम आदमी। मैंने कहा सर कैसे आपको, मैं सही में एक्टर हूँ आपको, और ये देखिए टिकट, मैं जा रहा हूँ 6 तारीख को, 2-3 तारीख की बात होगी, फरवरी। तो मैं हैरान हो गया भाई कि यार ये कैसे इनको मालूम है। तो बोले बस मुझे तुम धक्का दे रहे थे ना, तो मेरे मन में आया वाहिगुरु की आवाज़ के ये एक्टर है, ये यहाँ क्यों धक्के दे रहा है गाड़ी में। वो मेरी पार्किंग थी, लड़के काम करते थे, लेकिन मैं खुद भी कर देता था जब एक आध घंटे के लिए पहुंचता था। तो वो और कनेक्ट कर गया कि यार पता नहीं, किसी सरदार जी फिर कभी मिले नहीं मुझे, मैंने पैर वैर छू ली उनके, बड़ी टची बात उन्होंने कही। फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ तो गाड़ियों की बजाय खुद को धक्का देना पड़ा बॉम्बे। हाँ, यहाँ पे फिर तो जो चीज़ें दिल्ली में बन रही थी या अपने विलेज में बन रही थी, वो यहाँ आते बिगड़ते देख के क्या लगा आपको? वापस चले जाऊं कि कंटिन्यू करूं? वापस का तो कभी नहीं सोच पाया, कभी आया ही नहीं ख्याल। परेशानियां बहुत आई, पैसों की दिक्कत होती है मोस्टली लोगों को। मम्मी भेजती थी मेरी वहाँ से, और पहले ये सुविधा नहीं थी, मैं 98 में आया था। ओके। हाँ, तो ये सुविधा नहीं थी कि आप गए और एटीएम से निकाल लिए, या फ़ोन पे, तो और ये सब तो था ही नहीं, ये तो खैर अभी का ही है। तो उस समय मम्मी मेरी पैसे भेजने के लिए उस जगह से 200 किलोमीटर दूर किसी लड़के को भेजती थी। वो उस बैंक में, HDFC बैंक में ही खुलवाया था मैंने अपना अकाउंट, तो वो वहाँ डालता था, वहाँ आसपास था नहीं वो बैंक, तो मैं निकालता था। तो इस तरीके से तो होता था। एक बार ये भी हुआ कि बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए। शुरू में जब पहुँचा था, हाँ वो बता देता हूँ आपको। मेरा एक बॉय था, मैं था, और कंडीशन ऐसी हुई कि पैसे ख़त्म हो गए, और घर भी छोड़ना पड़ा, रूम जो फ्लैट था, तो और गला बैठा हुआ था, बात भी मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। घर भी नहीं है, मैं और वो सामान लेके खड़े स्टेशन पे कि अब जाना है, कहाँ जाना है मालूम नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं है। और तो मम्मी को मैंने STD से फ़ोन किया, और मम्मी को बोला, मैंने आप लोगों ने पूछा ही नहीं है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं मम्मी। तो मम्मी को नहीं मालूम था, क्योंकि मैं दिल्ली में तो कमा ही रहा था, मैं अपना सब बढ़िया चल रहा था। तो कभी मेरे साथ भी नहीं हुआ था कि पैसे नहीं होते हैं तो क्या होता है। वो बम्बई में पहली बार ही हुआ। तो भाई कि पैसे नहीं हैं
और ये हो गया मेरे साथ, अब कैसे जीऊँगा मैं? मम्मी बोली तू चिंता मत कर, वो भेजते हैं। फर्स्ट टाइम फिर, और आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर वो लड़का लेकिन इतना बढ़िया था मेरे साथ, बॉय जो था वो एकदम, भैया चिंता ना करो चलेंगे, मैं बात करता हूँ करके फिर हम लोग किसी दोस्त के थ्रू एक नया फ्लैट लिया, पैसे आए, और फिर समझ गया कि पैसे नहीं होते हैं, अब ध्यान रखना है। तो वो नई बात थी मेरे लिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ। तो आदमी एकदम मतलब इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि पहुंचते इफ यू कम टू नो कि हाँ पेमेंट नहीं है और नए शहर आए हाँ, हैं। माँ बाप रहते ना, देखिए आपके पेरेंट्स रहते हैं, जैसे आपने बताया कि पापा जब तक कर थे रहे थे, हाँ, जब तक थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सोचा भी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद लगा अच्छा कि लाइफ ये है। हाँ, दाल रोटी का मतलब भाव हाँ मालूम पड़ता है उसके और बाद। इजी नहीं है सर, हाँ, बिल्कुल इजी नहीं है मतलब। खास तौर पे यहाँ, और इस लाइन से पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल काम हाँ टफ है। हम्म, यहाँ आप एक्सेप्ट भी नहीं होते ना बहुत जल्द, हम्म, क्योंकि सबके परिवार बने हुए हैं। हम्म। तो किया आपको किसी ने एक्सेप्ट किया जब आप बॉम्बे आए? कौन था वो इंसान जिसने? मेरे को देखिए, आते ही मुझे मेरे ख्याल से पहला ऑडिशन दिया था, उसमें मुझे काम मिल गया था। ओके स्वराज सीरियल था DD1 पे। ओके। ऑडिशन दिया उन्होंने, ऑडिशन लेने के बाद बोले गाना, तो गाने का वैसे ही शौक था, नॉर्मल सबको होता है, गाना भी गाया, तो हो गया, मिल गया। तो वहाँ पे हम लोग पूना में शूट हुआ, वो ओके। डेली सोप था DD का। तो फर्स्ट काम मिल गया आसानी से। फिर दूसरा काम मिलना मुश्किल हो गया, दूसरा नहीं मिला, फिर लेकिन जुनून इतना था। फिर बीच में देखा मनोज वाजपेयी की फिल्म आई थी उसी समय, ये वाली, हाँ सत्या। आउटस्टैंडिंग फिल्म थी। हाँ कमाल, देख के मज़ा आ गया उन लोगों को। तो उनसे, उन लोगों से मतलब जो पूरी टीम थी उनसे बड़ा बल मिला कि यार इन लोगों ने किया है, वो भी छोटी जगह से आके, तो हम भी कर सकते हैं। नवाज हो गए अपना, राजपाल वगैरह सब सेम कॉलोनी में हम लोग रहते थे। अच्छा। हाँ, आमने सामने वाले। तो इनका नवाज भाई का काम आया, फिर इनका क्या बोलते हैं अपना राजपाल भाई का आया। तो आए कि चलो चलो, मेरे घर पे टीवी लिया है मैंने, तो मेरा वो आ रहा है, क्या नाम है, शो देखते थे, उनके घर पे बैठ के उनका शो देखा। तो ऐसी ऐसे लोग थे हमारे आसपास कि यार बनना है, कुछ ना करना है, हो जाएगा, सब विश्वास था। लेकिन पहला जो काम है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिना आपके पूछे मैं बताया जा रहा हूँ जी जी। कि नंबर मिला मुझे गुड्डू धनोआ जी का। मैं उनकी एक फिल्म में असिस्टेंट रह चुका हूँ, बिग अच्छा, ब्रदर। हाँ। बिग ब्रदर ही नहीं की मैंने, उन्होंने बोला था मुझे। अच्छा, बिग हाँ, ब्रदर में मैं असिस्टेंट था, क्लैप मारता था अरे और बहुत गालियाँ खाई मैंने उनसे। अच्छा, उसके लिए फोन आया था मेरे पास, अच्छा। दोस्त बन, उनके दोस्त, सनी का दोस्त बनने के प्रियंका लिए। चोपड़ा एंड सनी देओल हाँ, एज अ रिक्शा ड्राइवर। अच्छा अच्छा। तो मुझे मुझे दोस्त उनका फोन आया था गुड्डू जी का, तो उस समय मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने खुद फिल्म बनाई थी उस समय, भोजपुरी फिल्म ओके प्रोड्यूस की थी मैंने। ओके। तो मैं पटना में था, प्रीमियर कर रहा था। मैंने सर को बोला, मैं सर मैं करता, लेकिन मैं ऐसे ऐसे फिल्म बनाई है, प्रीमियर कर रहा हूँ आज। तो बोले अरे वाह यार, गुड गुड। कमाल के डायरेक्टर है वो हाँ, भी। तो उनके साथ मेरा लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि उनका नंबर मुझे मिला जगजीत सिंह चित्रा सिंह जी से। ओके। तो वो आया हुआ मिला था। तो उस समय फ़ोन नंबर होना बड़ा मुश्किल था, मिलना भी बड़ा मुश्किल था, और खुद के पास था मेरे पास, शौक था तो ले लिया था सेकंड हैंड। तो मैंने फ़ोन लगाया उनको कि सर मुझे शहीद, उनकी हल्ला था ही, शहीद भगत सिंह बन रही है। तो उनका नंबर मिला, वो फ़ोन लगाया, तो बोले कि मेरी कास्टिंग हो चुकी है, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। उस समय फ़ोन रिसीव करने में भी कुछ 16 या 32 रुपये लगते थे। हाँ। तो मेरे भी लगे, उनके भी लगे होंगे। तो उनको मैंने पूरी बात नहीं हो पाई यार, मैंने वापस फ़ोन कर दिया। तो बोले अरे क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं मिलना चाह रहा हूँ। बोले कास्टिंग आपकी हो गई? बोले बोले मेरा शूट चल रहा है फिल्म सिटी में, कास्टिंग हो चुकी है। तो अरे कि फिर भी मिलना तो आ जाना करके फिर फ़ोन काट दिया मैंने। पहुँच गया, बाइक थी मेरे पास, फिल्म सिटी पहुँचा, देखा नहीं मिले। तो मैंने सोचा यार फिल्म सिटी की जगह फिल्मालय बोला होगा शायद, तो फिल्मालय चला गया मैं यार फिल्मालय में भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिल्मिस्तान तो नहीं बोला था।
दोबारा फ़ोन करूँगा तो चिढ़ जाएंगे। तो मैं फिल्मिस्तान पहुँचा, शाम हो गई, मिले नहीं। तो मैंने फ़ोन किया उनको, नहीं सर मैं फिल्मिस्तान, फिल्मालय, फिल्म सिटी सब जगह आपको देख लिया, आप कहीं शूट। बोले अरे मैं फिल्म सिटी में ही शूट कर रहा हूँ। और फिर फ़ोन काट दिया उन्होंने। और फिर ये भी बोला क्या मेरी कास्टिंग हो गई है भाई, तो क्यों पीछे पड़ा है? तो मैं अगले दिन मैंने फ़ोन किया चांदीवली स्टूडियो में, स्टूडियो का नंबर निकाल के येलो पेजेस से फ़ोन किया और उनसे पूछा कहाँ चल रही शूटिंग। उन्होंने कहा फिल्म सिटी में चल रही। पहुँच गया फिल्म सिटी, देखा पहाड़ पे वो लोग शूट चल रहा है और पूरी टीम लगी हुई है। रात मैं पहुंचा था तकरीबन 4 बजे और वो लगातार शूट कर रहे थे, बीच में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। सन्नी सर और विवेक शौक जी का शॉट था कोई, और टीनू वर्मा जी शॉट एक्शन बोल रहे थे। तो मैंने पूछा भीड़ में जाके किसी से, भी ये डायरेक्टर क्या? बोले नहीं नहीं ये डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर वो है मॉनिटर पे बैठे हैं। तो मैंने कहा ये एक्शन बोल रहे हैं। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि वो एक्शन बोलेंगे अगर फाइट सीन है तो वेट करते 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 रात को 12 बज गए। बाइक पे बैठा रहा मैं, मेरे साथ एक बंदा और था, गिटारिस्ट था, वो साथ में था। तो 12 बज गए और पैकअप हुआ उनका, वो पहाड़ से उतर के आए। तो मैंने कहा सर मैं विवेक जो आपको फ़ोन किया था मैंने। बोले अच्छा अच्छा, मैंने तेरे को बताया ना मेरी कास्टिंग हो चुकी है भाई, शूट चल रहा है। मैं कि सर मैं ऐसे ऐसे हबीब साहब के यहाँ थिएटर किया, ऐसा किया, वो सब बताया। फोटो वोटो होती थी पहले अपनी प्ले की, वो सब दिखाई। बोले ठीक है, सीडी है? मैंने कहा सर सीडी तो नहीं है, लेकिन जो भी कुछ किया है मैंने उसके भले कोई मायने नहीं होंगे, लेकिन मैं कुछ अभी आपको करके दिखाता हूँ, शायद उसके कोई मायने निकल आए। तो देखने लगे, इधर सनी जी खड़े हुए हैं, इधर टीनू वर्मा, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बोले कि यार ये 12 बजे रात को जंगल में क्या करके दिखाएगा? मैं सर मैं कुछ एक्टिंग करके दिखाता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, जैसे ही वे शुरू होने वाला था उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तू एक काम कर, तू ऑफिस में आ गया कल 11 बजे। नहीं ठीक है सर, चला गया। मैं 11 बजे पहुँच गया ऑफिस, वहाँ कोई नहीं। 12 बजे तो पैकअप हुआ है, ऑफिस ब्रेक था तो कोई आया नहीं, खाली एक बॉय था, पानी वानी मांगा। थोड़ी देर बाद मैं बैठा रहा। 12 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2-2.5 घंटे हो गए बैठे बैठे। मैंने कहा यार आएंगे तो सुनाऊंगा। अब वो आए 1:30 बजे आके बोले अच्छा तू बैठ, क्योंकि वो अपना कमरे में चले गए। राइटर दोनों साथ में चले गए, अपना आधा घंटा निकाल लिया। फिर वो आए, उसको बोलने के लिए बॉय को पानी वानी चाय के लिए कि चाय और पानी। मुझे देखा, अरे तू बैठा है तो एक काम कर 4 बजे आना। और कह के फिर चले गए अंदर। मैंने अपना हेलमेट वगैरह उठाया, मैं कि यार सुबह से बैठा हूँ, 2 बज गए और 4 बजे का बोला। बड़ा मायूस सा होके मैं निकल गया। इतना पीछे से वो पानी वानी लेके पहुंचा, उसकी आवाज़ सुनी मैंने, उसको कुछ उन्होंने बोला तो लंबा सा कुछ शब्द सुनाई दिया, लंबा सा, मुझे ठिटका। मैं शायद मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा है। तब तक उसने बोला हेलो, बुला रहे हैं सर। तो मैं चला गया अंदर, वही सब हेलमेट वगैरह लेके। तो बोले हाँ भाई सीडी लाया? नहीं सर, बताया था ना आपको कि मैं कुछ करके दिखाऊं, उसके शायद कोई मायने। बोले क्या मायने? भाई कि सर मैं करके दिखाता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाऊँ सोफे पे? बोले हाँ बैठ जाओ। वो दोनों खड़े थे, मैं बैठ गया सोफे पे। एक मैंने किसी नाटक की स्पीच बोली, और मैंने स्पीच करते करते खड़ा भी होके पूरा प्रॉपर ब्लॉकिंग कर ली मैंने, और उनके बीच में से निकल गया। और ऐसा वैसा करते हुए फिर मुझे समझ में आ गया कि कुछ मज़ा शायद इनको उतना नहीं आया अभी, तो मैंने उसमें दूसरी स्पीच जोड़ दी। और लास्ट में बस ये करता हूँ मैं, और ऐसे करके निकल जाता हूँ। बैग उठा के अपना, उसी बैग अपना वो हेलमेट लेके निकल गया। मैंने सोच लिया मैंने कि अगर ये रोकेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। अच्छा परफॉर्मेंस में ही? हाँ अच्छा, परफॉर्मेंस के एंड में मैं निकल गया। कुछ गुस्से में बोलता हूँ कि अरे आप नहीं समझेंगे, ऐसा करके
वो जो स्पीच थी उस हिसाब से। तो निकल गया तो बोले अरे रुक रुक भाई कहाँ, तो मैं रुक गया, मेरे को लगा नहीं चलो अच्छा हुआ, ये समझ में आ गया था कि अच्छा किया है, कभी कभी हो जाता है हाँ शौक वो लग जाता है। फीलिंग तो आ ही जाती है। तो उन्होंने बोला कि 4 बजे आना, मैं निकल गया शायद, वहाँ पे 4 बजे हाँ बोला। मैंने कहा फिर उसका मतलब कुछ मजा नहीं आया, चला आया। दोस्त ने पूछा कि भाई कैसा हुआ, मैं यार किया तो मैंने अच्छा है लेकिन किस्मत की बात है, देखते हैं। 4 बजे पहुंच गया मैं, असिस्टेंट ने बोला घोड़ा चलाना आता है, तो मैंने कहा हाँ मतलब बहुत दिन से नहीं चलाया, झूठ बोल दिया मैंने इतना तो चला ही लेंगे उसको, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं थोड़ा बहुत तो चला ही लेंगे, बोल दूंगा कि बहुत दिन से नहीं चलाया है, बोला ही तो था आपको। बहरहाल उसमें कोई घोड़े का कोई रोल नहीं था फिल्म में, मेरे लिए तो किसी के लिए भी नहीं था, मतलब पुलिस वालों के लिए था बस। तो वो इतने में दूसरे असिस्टेंट चीफ आए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ खुसर खुसर की इन लोगों ने आपस में, तो वड़ा पाव जैसा कुछ मुझे सुनाई दिया, बड़ा बड़ा ऐसा कुछ, तो बाद में कनेक्ट किए बड़ा रोल वाली बात थी। इतने में गुड्डू जी आए निकल के, और दूर वहीं से ही दरवाजे से बोले कि बहुत बड़ा रोल है पूरी फिल्म में, बॉबी देओल के साथ में पहला रोल है। मैं कह रही खड़ा हो गया, बोले जैसे एक्टिंग की है ना वैसी करनी है। मैं सर उससे भी अच्छी करूँगा, और कह के चले गए अंदर। ईपी आए, ईपी मुझे गाड़ी में बैठा के सनी सुपर साउंड ले गए, एग्रीमेंट हुआ। इतने में फ़ोन आया सिंपल कपाड़िया जी का, वो कॉस्ट्यूम देख रही थी, उनका फ़ोन आया। अच्छा वो सेट पे जब मैं रात तक बैठा था उससे पहले, हाँ उस समय सिंपल जी ने मुझे पता नहीं क्यों बोल दिया कि बैठ जाओ और चाय भी पी लो, चाय मुझसे बोल के चाय भी दिला दी थी। अच्छा, रात के 12 बजे तक कुछ था, मतलब पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो वरना हम दूसरे के सेट पे चाय कैसे आप मांगोगे, बैठे वो 4 बजे से रात को 12 बजे तक। तो सिंपल जी का फोन आया यहाँ कि यहाँ आ जाओ आपके मेजरमेंट लेना है। पहुंच गया मैं। तो ये बात है कुछ 4:30 बजे सनी सुपर साउंड में, और 5 बजे अपना कॉस्ट्यूम ट्रायल वो मेजरमेंट वगैरह लिया उन लोगों ने, और निकल गया वहाँ से। जैसे निकला तो फ़ोन आ गया कि सर चांदीवली स्टूडियो इतने बजे, 6:30 बजे। मैंने कहा अरे 5 बज गए हैं, 6:30। भागा मैं, ऑटो लिया, बाइक उठाई गुड्डू जी के बाहर से। मैं अंदर नहीं गया, मेरी कुछ चेंज ना हो जाए, भागा बाइक लेके सीधे सेट पे पहुंचा। तो मेरा नाम वाम लिखा हुआ ऊपर रूम, और बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त मेरा रोल, और विवेक रावत। कॉस्ट्यूम टंगी हुई, जो मेजरमेंट लिया वो बन के तैयार, 2 जोड़ी सेम। तो पहनी हुई ट्रायल हुआ। सिंपल जी आई, और फिर मैंने वो बुक देखी, वो जो मेकअप दादा कर रहे थे उनके पास बुक थी, उसमें बटुकेश्वर दत्त जी थे। तो उनकी हाइट काफ़ी कम थी और काफ़ी हेल्दी थे, मैं बहुत पतला और लंबा। मैंने कहा यार मैं रिजेंबल ही नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। सिंपल जी आई, सिंपल जी ने देखा मुझे, फिर बोली मुस्टच लगा दें। मैं क्या लगा दी, जैसा चाहे लगा दिया। सनी वांट्स टू मीट यू। मैं जी चलिए। सनी जी मेरे टीम से निकले, एक कदम नीचे एक कदम ऊपर करके ऐसा देखा, काफ़ी थिन, तो सिंपल जी बोली हाँ के बट लुकिंग हैंडसम। मैं कहीं से हैंडसम नहीं था, लेकिन मैं ऐसे खड़ा हूँ चुपचाप कि यार मना ना कर देंगे। तो सनी जी ने मना नहीं किया, सिंपल जी ने सपोर्ट कर दिया, लुकिंग हैंडसम और पैड पहन लोगे आप? तो मैंने हाँ जी कुछ भी पहना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वहाँ से फिर वो रोल किया मैंने, बटुकेश्वर दत्त, वन ऑफ द लीड रोल आप कह सकते हैं फिल्म में। हाँ फिल्म का नाम बता दीजिए बस। शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। हाँ, वो जो असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने भेजा था, फेंका था, तो वो मुझे मिला। उसकी वजह से काफ़ी जगह फिर मुझे काम मिला, मतलब 2-3 फिल्में गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर जो लंबा जो काम है वो क्राइम पेट्रोल का है। वो तो है ही, उस पे तो आएंगे एक डिस्कशन।
करता हूँ मैं उसकी। हाँ, एक डिस्कशन बनता ही उस पर। हम्म। लोग बदले पहली पिक्चर के बाद? आपको लगा, शायद ऐसा लगा होगा कि हाँ अब हो गया, अब चीजें स्टार्ट हो गई हैं? हाँ, नहीं, मेरे साथ कुछ लोग थे जो, उनको भी फिल्म मिली, उस फिल्म में वो लोग भी काम कर रहे थे, उनसे मैंने फटाफट सीख लिया। कुछ लोगों के फोन आए कि अब ना इतने कम में मत करना, इतने में ये मत करना, साइनिंग इतना लेना। लेकिन मेरा दिमाग पता नहीं क्यों ऐसा था कि कभी भी खराब हुआ ही नहीं। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि नहीं अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। कि अब तो आपके सब पेपरों में फोटो छप रही हैं, बॉबी उनकी छप रही थी तो उनके साथ में मेरी भी छपती थी। तो मैं बिल्कुल मुगालते में नहीं था कि मैं भी कोई बॉबी देओल के पैरेलल हो गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मली था। उनको मैंने कुछ लोगों को देखा था जो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। फिर उनका जब सीरियल बंद होता है तो फिर उनको वहीं आना पड़ता है। तो वो सीख लिया था मैंने कि नहीं, आपको नॉर्मल रहना है। तो वो गलती नहीं हुई मुझसे कभी कि मैंने ये सोच लिया हो कि अब तो मैं बन चुका हूँ। एक्चुअली आपके पास आने के टाइम पे भी मेरे मन में ये था कि यार मैं नहीं करता, क्योंकि शायद मैं जो चाहता हूँ अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या है, अब क्राइम पेट्रोल में ये कह सकते हैं कि फेस वैल्यू तो है, मतलब आपको नोन फेस हो गया है। 100% सर, हाँ, 100%। तो लेकिन वो एक डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का कि उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, उन सबको मिला के दो वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती वाला जो लाइन है ना, वो इसी में है। वो मतलब हमारी लाइफ के साथ है कि फेस आपका नोन है, आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। वो वाला नहीं है कि आपके ब्रेड एंड बटर की कोई दिक्कत ही नहीं है। वो लाइफ में मरते दम तक सबको ही चलेगा। करनी है। हाँ, वो तो करना ही है। तो वो ये है कि जैसे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारी ये जॉब जॉब है, है। ढूंढना भी जॉब है हमारा या काम। पार्ट एंड पार्सल है वो तो। यस यस यस। और गुड्डू सर ना दिखते हुए गुस्सैल है, पर है नहीं, होते नहीं है। और सीरियस दिखते हैं बहुत, स्माइल बहुत कम करते हैं वो। उनके सामने तो बोलती कभी, हाँ हाँ, बोलता ही नहीं कुछ। एक बार लेट हो गया था शॉट में, बॉबी जी थे ऑलरेडी, सब लोग हैं, मैं पता नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, अच्छा, असिस्टेंट ने बताया ही नहीं मुझे कि शॉट रेडी है। मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ। फिर जब वहां पे बोला कि वो कहाँ है, यहाँ उनका भी तो है, तो भाग के बुला के लाया। मैं पहुंचा जब, तो गुड्डू जी ऐसे खड़े थे। गलती हो गई कि हमसे कुछ? मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया नहीं, मैं तो वहीं अपने रूम पे बैठा हूँ, तो मेरी गलती थी भी नहीं है। वो भूल गए थे वो लोग बुलाना। वो शूट पे तो हाँ, हो ही जाता है। तो मुझे असिस्टेंट लगा डायरेक्टर्स तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो सर एक्टिंग के साथ आपका मेरा कोई डिस्कशन हो रहा था पहले, हाँ, राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई? राइटिंग देखिए, पहले प्ले वगैरह तो मैंने लिखे थे, राइटिंग थी तो सही अंदर। उसके बाद यहाँ पे जब खाली वक्त होता था तो कुछ ना कुछ लिखता था मैं। तो फिर फिल्म लिखने का सोचा मैंने। ओके। एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की, वो लिखी मैंने, भोजपुरी फिल्म थी, रीजनल फिल्म प्रोड्यूस की मैंने, और वो लिखी भी मैंने थी। वो गांव देखा था मैंने, कुछ साल में गांव रहा हूँ, तो गांव के लोगों का वहाँ पे अलग ही रस होता था, बात करने का तरीका या थिंकिंग एकदम अलग होती थी। शादी वादी में जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, तो बारात वारात मेरे लिए सब कुछ नया था। गांव के लोग, पैटर्न, दावत, कभी बचपन में शहर भी रहे हम लोग, कभी वैसा वास्ता पड़ा नहीं था। तो वो फिल्म मैंने लिखी। फिल्म वो बड़ी अच्छी बन गई, बड़ी अच्छी पसंद की गई, हिट फिल्म है। लेकिन पैसे वैसे मुझे नहीं मिल पाए पूरे, वैसे सुपर हिट फिल्म है, बम्बई की लैला छपर की छैला। ओके। फिर प्रीमियर किया था उसका मैंने, तो उसमें बॉबी जी को बुलाया था। मल्टीप्लेक्स में रिलीज की थी भोजपुरी फिल्म उस समय, तो बॉबी जी को रिक्वेस्ट करके प्रीमियर पे बुलाया, जिससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। वो इतने अच्छे हैं कि वो आ भी गए। 2 फिल्म उनके साथ की थी, तो मैंने बोला मैं सर ऐसे ऐसे फिल्म बनाई, आप आ जाओ। तो पहले तो बोलने लगे यार मैं थोड़ा शाय हूँ, मैं अपनी फिल्मों के प्रीमियर पे भी नहीं जाता। मैं ये सर आप आएंगे तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, मीडिया से थोड़ा सा हाइप मिल जाएगा। तो बोले ठीक है चलो। तो वो आए थे,
तो वो बनाई मैंने, उसके बाद उसमें मुझे लॉस हो गया, पैसे नहीं मिले उस फिल्म में, पूरे लॉस हो गया। तो उसकी वजह से फिर मैंने दिल्ली प्रीमियर था उसका ही फिल्म का, तो वहाँ एक मेरी सिस्टर रहती हैं, जो हम लोग जा रहे थे कहीं डिनर विनर करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने भांजे को बोला था कि तू ही चला ले कार, और ना मुझे चलानी पड़ती, तो मैंने उसको दे दी चाबी, नया 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 सीखा था, और रास्ते में गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुकी तो जीजा जी भी नाराज, नई गाड़ी थी उनकी, चाबी मैंने दे दी थी, अरे शेर का भांजा यही चलाएगा, आ चला बेटा कह के, और गाड़ी ठुकी, और उसमें हमारी सामने वाली जो गाड़ी थी उनकी, वो लड़की चला रही थी कोई, उसने अपने घर फ़ोन किया तो उनके पापा आ गए, उनके साथ कोई और आ गए, तू मैंने शुरू हो गई, तो हमारी गाड़ी ठीक कराओ ये वो, और किसी तरह से मामले को सुलटाया गया कि कल देखते हैं, और पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ गया, पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ा, जी अजी तो तू मैं हुई, बात वहाँ पुलिस स्टेशन में ख़त्म हो गई कि अपनी अपनी गाड़ी सही करा लेना। अब घर आया तो मैं, दीदी मेरी बोलने लगी, भैया इस पे तो कुछ कहानी बन सकती है। अच्छा, गाड़ी ठुकी हुई जीजा जी की नई, जीजा जी ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ और दीदी की तरफ कि बताओ ये फिल्मी लोग साले, मेरी गाड़ी ठुक गई है और ये बहन भाई कहानी सूझ रही है उनको। मैंने कहा सही बोल रही दीदी कि गाड़ी ठुक गई, 2 लोगों की फैमिली, और ऐसा वैसा करके, तो हम लोगों ने बातों बातों में 1 लाइन क्रैक कर ली, बड़ी दीदी मेरी। तो मैं यहाँ आया मुंबई, उसके बाद मैंने वो लिख दी, रजिस्टर करा के मैंने एक जगह सुनाई, सुनते ही उस बंदे ने बोला भाई साहब कि ये तो यार मैं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ पैसे वैसे दे दिए, पहली बार मुझे 25,000 रुपये राइटिंग के मिल गए टोकन। फिर मुझे लगा ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये लोग खराब कर देंगे, उन्होंने 25,000 उनके वापस कर दिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत था। अच्छा। तो वापस कर दिए। उसके बाद मैं मिला दिवाकर बनर्जी से, उनको फ़ोन लगाया मैंने, उनको उसी समय उसी दिन नेशनल अवार्ड मिला था, इसलिए उन्होंने, वो हम्बल थे बेचारे, तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी उठा लिया अननोन। मैंने कहा सर मैं ऐसे विवेक रावत हूँ और एक फिल्म सुनानी थी आपको स्क्रिप्ट। तो बोले अभी तो मैं तो नेशनल अवार्ड मिला है, मैं वहीं हूँ दिल्ली में, और आप मुझे फ़ोन कर लेना तो मैं बॉम्बे आऊँगा। तो उन्होंने जो समय बताया वो मैंने फ़ोन किया, पहुँचा, मैंने नरेशन किया उनको, 2 घंटे का पूरा डायलॉग वर्जन मैंने तैयार कर लिया था पूरा। वो नरेशन, चूँकि एक्टर हूँ तो नरेशन थोड़ा सा शायद अच्छा हो गया होगा। तो बड़े खुश हुए, बोले यार ये तो बहुत अच्छी तुमने फिल्म लिखी है, और जयदीप साहनी या मैं, ये शब्द थे उनके जो मुझे अभी तक याद है कि 2 लोग लिख सकते हैं ऐसा स्क्रीन प्ले, ऐसा आपने लिखा है, आपने मुझे टॉयलेट भी नहीं जाने दिया। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने यार इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी, घोसला घोसला उनकी आई थी उस समय, आउटस्टैंडिंग तो लकी का शूट कर रहे थे, चल रहा था, शायद खत्म हो गया था, शूट खत्म हो गया था, फिल्म नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि अब नेक्स्ट बनाऊंगा मैं, साइनिंग वाइनिंग दे दी। साल निकल गया, कोई हीरो ही नहीं मिला उनको, और वो जाते थे खुद ही सुनाते थे, जबकि मैंने बोला भाई आप मुझे ले चलो, मैं नरेट करूँगा, तो बोले नहीं नहीं, वो आप बस मुझे एक बार बता दो। शाहिद कपूर से मिलने जा रहे थे तो मैं साथ में था, मुझे छोड़ के वो अकेले गए, और वो शायद बात कन्वे नहीं हुई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुनाता तो शायद ज़्यादा बेहतर सुना पाता। फिर उनके बाद मैं गया अपना राजा मेनन, उनको मिला, उनको नरेशन किया, उनको पसंद आई, उन्होंने बोला ठीक है यार करते हैं। तो अब हम लोग, मैं राजा मेनन एयरलिफ्ट वाले, तो हम लोग गए, ढूंढ रहे थे, प्रोड्यूसर मिल गए, साइन हो गया, सब हो गया, फिर हीरो नहीं मिल रहा है, तो हीरो के लिए फिर हम लोगों ने माधवन को सुनाई। माधवन ने सुनी, बोले बहुत बढ़िया यार, एंड थोड़ा सा चेंज कर दो, आप लोग कर देंगे, और डन। अब माधवन जी को लेकर कोई हमें प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है, 1.5 साल गुजर गया। राजा मेनन बोला यार थक गए, वे कब कुछ ब्रेक लेते हैं, कहीं और देखना। फिर मैं
ईशान त्रिवेदी जी को सुनाई मैंने, वो खुद राइटर हैं। उन्होंने बोला यार पहली फिल्म ऐसी है जो किसी और राइटर की मैं करूँगा। तो उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया, बहुत अलग अलग जगह हम लोग गए, एकता कपूर के साथ उनके पास पहुँचे, उनको सुनाई। तो उन्होंने प्लान कर लिया कि राजकुमार राव को लेके ऐसे ऐसे बना लेते हैं। प्लानिंग हो गई। जो लेके गए थे ईशान जी के साथ में प्रोड्यूसर, उनकी और एकता कपूर का बन नहीं पाया कैलकुलेशन। तो वो फिल्म वो भी नहीं बना पाए। फिर एकता को मेरे नरेशन तो कर दिया था उनको, वो भी बड़ा अच्छा था कि इंटरवल तक हुआ नरेशन, और एकता कपूर अपना, उनका कभी फ़ोन आ जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो मैं थोड़ा सुनाऊँ 4-5 पेज, और फिर वो बोली 1 मिनट कि हाँ उन्होंने काम किया। तो मुझे लगने लगा कि यार ये शायद नहीं सुन रही है। और जैसी जब मूड बनता है राइटर का, और तभी ब्रेक हो जा रहा है, और वो बेचारी बोल रही कि मेरा शो है, तो मैं बुरा मत मानना, बोली करना ही पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं। इंटरवल तक हुआ तो ईशान जी ने, डायरेक्टर जो थे, बोले कि यार मैडम अब हम लोग, बोले हाँ कल सुना दोगे क्या बाकी का। हम लोग नीचे आए, उन लोगों ने बोला शायद वो बिजी हैं, वो नहीं शायद सुनेंगे, और उन्होंने समझा भी नहीं होगा कि क्या सुना रहे हैं, और ये टालने की बात होती है। लेकिन नेक्स्ट डे उन लोगों का कॉल आया और सुनाई गई पूरी फिल्म। सुनाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एकता कपूर क्यों है। उनको सब कुछ याद था, और एकदम उन्होंने कमाल तरीके से उन्होंने बताया, और मुझे बोला कि तुम ना वो वाला रोल तो तुम कर लेना जो मैं खुद सोचे बैठा था, जो पहले से डिसाइड था, सबको मालूम था कि ये वाला रोल मैं करूँगा। वो बोली वो वाला रोल ना उसके दोस्त का, वो आप कर लेना, और ऐसे इसको राजकुमार से बात कर लेंगे, और ऐसा ऐसा। मैंने कहा वाह यार, पूरी कहा कि आपने वो अच्छा है इंसिडेंट, ये अच्छा है उसमें, ये अच्छा है। मैंने कहा वाह, सुन लिया इन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट डे बुलाया, यही उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, और पसंद भी आया, और सुन भी लिया, समझ भी लिया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर वो नहीं होनी थी। तो उस फिल्म से मुझे अब तक 2-3 जगह से साइनिंग मिल गई थी, तो कुछ मेरे पास 8-10 लाख रुपए तो मिल चुके थे। अच्छा, साइनिंग अच्छा उस समय। और उसके बाद दीपक सहगल और समीर नायर, उन लोगों ने एक कंपनी एप्लॉज, जो एप्लॉज से पहले, तब एप्लॉज नहीं था, तो उन लोगों ने उनको सुनाया, उन्होंने भी साइन कर ली, उन्होंने भी पैसे दे दिए। 1-2 साल उनके साथ रही। उसके बाद वो फिल्म मैंने कम से कम 8 से 10 जगह पे साइन हुआ, तो अब तक तो मुझे 25-30 लाख रुपए मिल चुके हैं। जो शुरू में मैंने जब लिखी थी तो मुझे लग रहा था कि इसके 5 लाख में मिल जाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। तो वहाँ से उसका बढ़ते बढ़ते साइनिंग ही 25-30 लाख रुपए मिल चुका है। फिल्म अभी तक नहीं बनी है। अभी भी कहीं से मुझे हनीत रेहान थे ईशान जी के साथ में, तो इन्होंने भी सुना था नरेशन, उन्होंने बोला यार हमें दे दो। तो मैंने अभी तो उनके पास है, अगर वो नहीं बना पाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो फिर जब छूटी तो अब वो हनीत रेहान के पास है, 2 साल से उन्होंने साइन करा हुआ है, अब वो बनाएंगे। उन्होंने बोला कि अब तो बनाऊंगा ही मैं, आपसे तो मैं कितने साल से मांग रहा हूँ, तो दी नहीं है, अब दी है तो थोड़ा वेट करो। कुछ तो होगा उस स्क्रिप्ट में। उसमें स्क्रिप्ट में यह है कि मेरे ख्याल से जो मैंने बाद में सोचा, जो आप मेहनत करते हो ना नए में, तो ज़्यादा मेहनत करते हो आप। पहली फिल्म आप किसी की भी उठा के देखें, ज़्यादातर फिल्में हिट हैं और अच्छी हैं। किसी भी डायरेक्टर की पहली फिल्म आप देखोगे मोस्टली, तो वो बड़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि उस समय शायद उसमें बहुत जान लगाता है आदमी, बहुत फोकस होता है। मुझे लगता है आवाज़ भी अपनी खुद की होती है। हाँ, और फिर धीरे धीरे काम करना है, तो मुझे लगता है दूसरे लोगों के कारण अपनी आवाज़ थोड़ी खो भी जाती है फिर। ये होता है। और फिर आप ना देखते हो कि यार इसके जैसा बनाना है, उस फिल्म जैसा भी उसमें डाल देते हैं। उस समय नेचुरल होता है आपका, जो है आपका एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट उसमें कहानी ऐसी थी कि वो एक दो फैमिली, अलग अलग तरीके की फैमिली है। बात छोटी सी थी कि वो मेरे ख्याल से मुस्कुरा के भी ख़त्म हो सकती थी, बात बढ़ते 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 नेशनल इशू बन जाता है। कहानी इस तरीके से लिखी हो, हाँ, कि एक्सीडेंट हुआ, थाने पहुंचे, थाने के बाद कोर्ट पहुंचे, कोर्ट के बाद आपका वहाँ पहुंच गए अपना, दोनों पार्टी जो हैं रूलिंग और अपोजिशन पार्टी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उन लोगों की फैमिली, एक उसको जानता है और एक इनको जानता है, तो उन्होंने अपनी अपनी जगह पे सेटिंग की,
उसकी वजह से बात बढ़ती चली गई। ऐसी कहानी है, इसलिए वो सबको ही पसंद आई। ट्राइड एंड टेस्टेड है, बनी नहीं है वो अलग बात है। थॉट ही कितना अच्छा है। हाँ, तो उससे लेके मुझे बहुत काम मिला राइटिंग का। राइटिंग में मैंने टीवी में कॉमेडी सर्कस से लेके कॉमेडी का महामुकाबला और छोटे बच्चों का आता था कॉमेडी शो, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, हाँ, वो सब लिखा है मैंने। okay. और बहुत सारे राइटर होते हैं उसमें से मैं भी। फिर मैंने एकता कपूर ने चूंकि नरेशन सुना था तो वहाँ से ही फ़ोन आ गया, तो डेली सोप लिख दो। मैंने कि मैं तो लिखता नहीं हूँ, मुझे ईशान जी ने बोला कि यार बहुत पैसे मिलते हैं, आपको नहीं आइडिया है, लिख दो। तो मैंने लिखा, और सही में बहुत पैसे मिलते हैं उसमें। तो अच्छा खासा एकता जी के यहाँ काम कर बहुत मज़ा आया उसमें। मैं लिखता था और सेट पे भी नहीं गया। 100 एपिसोड लिखे मैंने, 90 समथिंग 98 जितना आया सब मैंने लिखा। तो वो सारे एपिसोड्स में कैसा कि मैं लिख के भेज रहा हूँ और जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही बन रहा है, मतलब एज इट इज आ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा यार। वरना मैंने फिल्म एक लिखी है जिसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो बहुत बेकार बनाई है। हालांकि टाइम्स ने उसका रिव्यू दिया था, उसमें बोला कि एक अच्छी कहानी को किस तरह खराब किया जा सकता है, ये एग्जाम्पल है ये फिल्म। ऑफ कैमरा तो आप बता देना नाम। हाँ बता दूंगा। तो वो फिल्म अच्छी बन सकती थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन नहीं बन पाई। एक और मेरी अभी कंप्लीट है फिल्म लिखी हुई, उसमें संजय मिश्रा, सौरभ शुक्ला वगैरह हैं, मल्लिका शेरावत भी है और अपना विजेंद्र काला वगैरह है। वो भी अच्छी फिल्म है, सब बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है। अच्छी अच्छी। तो वो पता नहीं क्यों अभी रिलीज नहीं हो रही। एक अभी मैंने क्या नाम है फिल्म का, इफ यू डोंट माइंड? द थीफ करके है, टेंटेटिव। हाँ शायद चेंज होगा टेंटेटिव। और डेली सोप के अलावा फिर ये एक अभी तो और भी लिखी है मैंने कुछ छोटी छोटी जगह पे। और रेड चिलीज के लिए भी एक फिल्म बनाई है, एक दोस्त है मेरे डायरेक्टर पुलकित, उनके साथ में मैंने वो फिल्म, उन्हीं की कहानी है, उन्हीं की स्क्रिप्ट है। बाद में मिला हूँ, कंप्लीट हो गई, शूट हो गया। सैफ अली खान ने बनाया। ये तो आप एकदम सुपर उसमें निकले हैं। हाँ मतलब तो वो उसमें उन्हीं की है, वो स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग सब उन्हीं के थे। मैं बाद में मुझे बुलाया तो किया, फिर पूरी फिल्म पे काम किया। बाकी अभी राइटिंग का जिक्र है तो मैं बता देता हूँ आपको कि अभी मैंने एक और फिल्म लिखी है उनके लिए, सोहम शाह। तुम वेरी गुड मेकर। बहुत उन लोगों ने लिखवाई एक्चुअली मुझसे। अच्छा। मेरा खुद का थॉट नहीं था। वो फिल्म बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन मुझसे उन्होंने लिखवाई है बैठा के। 6 महीने 7 महीने उनके लगातार वहीं बैठ के ऑफिस जाके रोज लिखी है। अंकित जैन दोस्त हैं मेरे, वन ऑफ द प्रोड्यूसर उनके यहाँ का। तो वो फिल्म बहुत प्यारी है, फिल्म लिखवाई है उन लोगों ने, बहुत प्यारी सी, जो अच्छे लोग, अच्छा वर्ल्ड, वो लिखवाया। तो देखो कब अब तुम दोबारा रिलीज हुई, हंगामा करके गई। हंगामा कर वो तो करना ही था सर, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स पिक्चर थी। बहुत मेहनत करते हैं ना वो लोग, हैं ही ऐसे। मुझे लगता है उसमें इफेक्ट था, जैसे हम बचपन में देखते थे ना मालगुडी डेज, तो कैसे कनेक्ट होते हो आप देख के, विंटेज चीजें, उसमें वो सेम इफेक्ट था फिल्म, और एक अलग ही दुनिया थी। और वो इसलिए मुझे बाद में समझ में आया, जब मैं उन लोगों के साथ काम किया मैंने पिछले 1-1.5 साल से, तो लगातार मैं जाता आता हूँ और वहीं बैठ के फिल्म लिखी, तब मुझे समझ में आया कि इन लोगों का काम क्यों अच्छा है। क्योंकि वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं आपकी टीम के साथ, आपके लोगों के साथ अपने, और टाइम देते हैं, और टाइम खुद का भी टाइम देते हैं, और सामने वाले को पूरा अपने मन की इच्छा के हिसाब से काम करने का मौका देते हैं। उन्हें ये नहीं होता कि नहीं ऐप ऐसा लिखो, वैसा क्यों, तो गलत, बट ये करना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि सोचिए सर, और सोचते हैं और अच्छा देखते हैं इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, तो आपको भी मजा आता है करने का। टोटली एग्री सर। और रिजिड जो हो जाते हैं कि नहीं यही लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, तो मजा नहीं आता। हाँ ये हो रहा है ना, फिल्में जो हमारी नहीं चल रही हैं, बड़ी फिल्में मतलब फ्लॉप हो रही हैं, बड़ी फिल्में, सच बताऊं अच्छी बन नहीं रही हैं फिल्में। आप सोचो कि ऐसा कभी नहीं होता है कि बहुत अच्छी चीज हो और वो ना चले। आप एक आध दो फिल्म को नाम बताओ जो बहुत अच्छी थी लेकिन नहीं चली। हाँ, अपने अपने लेवल पे चलती तो है, चली जाती है। ऐसी बहुत सारी होंगी जो घटिया हैं लेकिन चल गई,
लेकिन ज़्यादा है। अच्छी है, वो नहीं चली है, आपको नहीं मिलेगा कोई, वो घूम फिर के वो चली जाएगी। तो माड़वी तो यही थी, शुरू में कहाँ उतनी चली थी जितनी अब चली, क्योंकि वो अच्छी थी तो कैसे और क्या रुकेगी। मजा आया था वो फिल्म देख के, ब्यूटीफुल फिल्म। सच में। तुम्बाड़ और कितनी फिल्में हैं ऐसी, पान सिंह तोमर, आउटस्टैंडिंग फिल्म्स हैं। कमाल। तो ये एक्टिंग जर्नी में आपकी सपोर्ट तो बहुतों ने किया होगा, किसने सपोर्ट नहीं किया, भले आप नाम मत लीजिए। देखो क्या होता है, एक सब समय के बाद ना विश्वास लोगों का हट जाता है। पहले बड़ी उससे करते हैं लोग कि यार मैं हूं, पैसे से भी उससे भी हेल्प कर देते हैं। धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं हो रहा है, तब मालूम पड़ता है सही चेहरा कि उनको विश्वास नहीं है। तो अब वो आपके ऊपर गेम नहीं खेल रहे, चाहे वो मतलब घर वाले क्यों ना हो। वो दूसरे तरीके से मालूम पड़ता है कि घर वालों का भी विश्वास खत्म हो रहा है। एक्चुअली क्या, आप बैटल फील्ड में हो तो आप तो लड़ रहे हो, आपको मालूम है कि क्या कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा है। जो दूर बैठे हैं उनको लगता है कि यार शायद ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। या कुछ गांव वालों के फोन आते थे पहले तो कि भैया फिल्म सिटी चले जाइए आप, फिर बन जाओगे हीरो, मतलब ऐसे वाले। तो उसके बाद धीरे धीरे विश्वास जब लोगों का हट जाता है तो फिर आप अकेले हो जाते हो। फिर आपका सपना है, सबका नहीं है, आपको अपना सपना पूरा करना है, तो आपको हमेशा फिर उसी ताकत से जुटना पड़ता है। तो ये तो होता है, सच्चाई है ये। मतलब आपकी फैमिली, मतलब घर, वाइफ और बच्चों तक में ये आ जाता है कि शायद गलत रास्ते पे हैं, ये भी हो जाता है। मेरे साथ मैं लकी हूँ कि फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसा हुआ है कि लोगों का विश्वास डगमगा गया। सर क्या आप बिलीव करते हैं कि इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म है? 100%। और इस समय आप ये सोचो कि जो काम कर रहा है वही काम कर रहा है, नया आदमी तो घुस ही नहीं पा रहा है। जैसे कि राइटिंग की हम लोगों ने बात की, राइटिंग में लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, अच्छी चीज बनाना चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते किसी की स्टोरी। स्क्रिप्ट सुनाने के लिए और स्क्रिप्ट वहां तक कन्वे करने के लिए रास्ते नहीं है लोगों के पास। क्योंकि भाई आप इतने करोड़ रुपए लगा के प्रोजेक्ट बनाते हो और आपके पास उस कहानी को, उस चीज को बनाने वाले हो, किसी भी चीज को, उसके लिए आपके पास 2 घंटे भी नहीं है। इसलिए तो खराब बन रही है फिल्में। आपको लगता है ना वेस्ट हो जाएगा, 1 लाइन भेज दो। आयुष्मान खुराना को हम लोगों ने कहानी सुनाने की कोशिश की एक बार, तो उन्होंने बोला कि आप शॉर्टकट में, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला तो शॉर्टकट में सुना दो। तो मैंने कहा सर शॉर्टकट में ना मतलब बात पहुंचेगी नहीं। मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि 2 फिल्म की सिनॉप्सिस आपके पास आती है। एक तो है जिसमें एक आदमी ऐसा है, हीरो जो है, उसने हवाई जहाज बनाया, कैसे फर्स्ट टाइम जो बनाने वाला है वो कैसे हवाई जहाज बनाता है, एरोप्लेन, और कैसे उड़ाता है, उसकी वो कहानी है। और उसकी गर्लफ्रेंड भी है जो शायद थोड़े अलग फील्ड से आती है, अलग टाइप की कहानी है। तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। 1 लाइन किसी ने भेज दिया कि फर्स्ट टाइम किसी ने जो एरोप्लेन बनाया होगा वो स्टोरी, तो सुनने में कमाल लगता है। फिल्म का नाम है हवाई ज़्यादा। बोले यार कमाल है तो। और एक कहानी आती है कि एक कैसेट की दुकान है किसी बंदे की, और वो एक मोटी सी लड़की से शादी हो जाती है और फिर दोनों में पटती नहीं है, और फिर लास्ट में वो पीठ पे उसको लाद के और दौड़ के रेस पूरी करता है और दोनों में बॉन्डिंग वापस से हो जाती है, बॉडी शेमिंग के खिलाफ। हाँ। तो अब ये दम लगा के ऐसा, करेक्ट। तो अब ये दोनों सिनॉप्सिस आएंगी तो आदमी कौन सी बोले अरे मोटी सी लड़की वाली ठीक है ना, पीठ पे लाद की कोई कहानी है क्या, ये छोड़ो ना पहली वाली। तो इसीलिए आप जज ही नहीं कर सकते कि कौन सी चीज कैसे बनेगी, कि उसके अंदर 100 चीजें होती हैं, एक 1 लाइन नहीं होती है। 1 लाइन से किसी को समझ में नहीं आएगा। और आप इतनी बड़ी चीज बनाने वाले हो, इतना दिमाग लगाने वाले हो, पैसा लगाने वाले हो, समय लगाने वाले हो, और आपके पास उसी चीज के लिए समय नहीं है। आप सिनॉप्सिस भेज दो, सिनॉप्सिस से कभी कोई समझ नहीं पाता। तो आप जिसको बना रहे हो तो उसके लिए 2 घंटे तो निकालो। तो किसी ने समय नहीं देते। किसी ने अपने जीवन के न जाने कितने घंटे लगा के, कितने दिन लगा के
एक चीज लिखी होगी, जो 2 घंटे का नरेशन कर रहा है डायलॉग वर्जन, तो उसने कितनी मेहनत की होगी। और लगती है सर। तो कोई पागल नहीं होगा कि कुछ भी कर देगा। हाँ। आपको सुनना चाहिए, इसीलिए अच्छी चीजें नहीं बन पा रही हैं। सबके पास अपनी स्टोरी है, कच्ची पक्की जैसी भी है, और फिर वो अपनी चीज को लेके ज्यादा मुतमईन हो जाते हैं कि लगता है कि यही बेहतर है। वो खुद का बच्चा सबको बहुत वो लगता है ना कि तटस्थ होके नहीं देख पाते कि एक्चुअली कहानी कैसी है। कई बार हम अपनी चीज को लेके ज्यादा ही वो हो जाता है। यार एब्सोल्युटली राइट। हाँ, होता ही है तो। जबकि ऐसा होना चाहिए कि आपको एक बाउंस बोर्ड होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। मतलब आपको रिजिड नहीं होनी चाहिए कि नहीं कोई बोल नहीं सकता, हम ज्यादा जानते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए चीजें खराब बन रही हैं। पहले तो मैंने लोगों के किस्से सुने हुए हैं, राज कपूर साहब से लेके जना कितने लोगों के देखे, मैंने किस्से सुने हैं कि वो स्पॉट बॉय से लेके मतलब पूरी टीम को बैठा के नरेशन करते थे और सबको हक था कि वो बोले अच्छा बुरा। हाँ, पूरी टीम को। कुछ लोग बोलते भी थे यार तुम किसको सुना रहे हो, ये मैंने किससे सुने हुए हैं। तो वो इसलिए करते थे कि सब का दिमाग है भाई, सब इंसान है और दर्शक तो हैं ही, अच्छा बुरा तो वो रिएक्ट तो करेंगे। तो वो चीज़ और फिर टीम बन के 4 लोग वो करके बना के तब जाके फिल्में लिखी जाती थी। अब तो ये है कि नहीं मैं बोल रहा हूँ आप कर दीजिए यही। इसलिए चीज़ें शायद अंदाज़ा मेरा कि इसलिए चीज़ें उतनी अच्छी नहीं आ रही, फिल्में अच्छी नहीं बन रही। हाँ, फिल्में नहीं बन रही अच्छी। मेरी बड़ी तमन्ना एक बात पूछनी थी आपसे। वाई क्राइम पेट्रोल? क्राइम पेट्रोल भाई बहुत प्यार है मुझे क्राइम पेट्रोल से, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया है। शायद उसी ने दिया है नाम, मतलब चेहरा, तो उसी की वजह से। फिल्में तो 2-4 की हैं और भूल जाते हैं लोग, कभी देखेगा तो थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन दिन में रोज अगर कोई चीज आती है, बार बार आता है, तो वो क्राइम पेट्रोल। आई टोटली एग्री, है ना। और मैं कभी बुराई नहीं, बल्कि मैं तो बड़ा इमोशनल उसके साथ मेरी बॉन्डिंग है क्राइम पेट्रोल के साथ। एक समय एक ऐसा आया कि क्राइम पेट्रोल में मेरे पास फोन आया, निर्भया कांड जो हुआ था उसके लिए फोन आया कि आपको ये प्ले करना है। मैंने कि नहीं करूँगा भाई, मैं सारा हिंदुस्तान मोमबत्ती लेके उस लड़की के साथ जो हुआ उसके लिए सड़क पे आ गया और आप मुझसे वो रोल करवा रहे हो। मैंने मना कर दिया। फिर दोबारा दूसरे दिन फोन आया, 7 दिन तक 8 दिन तक फोन आते रहे। कभी कोई और करता था, कभी दूसरा ईपी करता था। फिर मुझे दोस्तों ने बोला कि यार इतना भयंकर कांड हुआ है और ये इससे बहुत तुम्हें फायदा होगा। तो मैंने कहा यार ये तो अब तो और नहीं करना, मुझे इसका फायदा थोड़ी उठाना है किसी खराब चीज का। फिर मुझे फोन आया एक बार और कि सर पैसे बढ़ा लीजिए, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि आपने इस टाइप के हमारे में अच्छे किए हैं एपिसोड। फिर मुझे बाद में दिमाग में आया कि यार इतना ये लोग बोल रहे हैं और इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो अगर रावण नहीं दिखाएंगे तो राम कैसे दिखेगा वाला कंसेप्ट जो है, उसकी वजह से फिर मैंने वो किया। और शूट करने के बीच में जब वो लड़की को सरिया वरिया, मेरा जो करेक्टर था वो सरिया मारता है बस वाला, आपने अगर कुछ सच सुना ही होगा। तो जब सरिया में मारने का सीन कर रहा था तो अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं छूट गई उस, मैं नहीं मार पाऊंगा यार, भले नकली ही मारना है। लेकिन जिस तरीके से वो लड़की ऐसे कर रही थी ना, तो एकदम कम उम्र की लड़की जो शूट कर रहे थे हम लोग, और रात को 2-3 बजे का सीन है ये, मतलब बस चलाना पूरी रात। और फिर जब वो कर रहा था तो एकदम इमोशनल हो गया मैं। फिर डायरेक्टर अपने अमित झा ने, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चाय लाओ, पानी पियो, शांति से रिलैक्स हो जाओ, तुम एक्टर ही हो, बस तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये हमें दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोग अवेयर हों कि ऐसा हुआ था। तो भाई तो कितने खराब भी हो सकते हैं लोग, वो भी दिखाना पड़ेगा ताकि बचें लोग उन लोगों से। तो ये है, तो ऐसे किससे जुड़े हुए करना पड़ता है आपको, क्योंकि जिसने सब कुछ दिया है उसको आप बीच में डिच नहीं कर सकते उस शो को। उसके बाद तो हाँ जी न जाने कितने एपिसोड किए अब तो, शुरू में तो 10-20 तक तो गिनती की होगी उसके बाद गिनती करना बंद हो गया। और शो इंटरेस्टिंग भी है सर। यस, मतलब जब से मैं भी देख रहा हूँ तो आई एम हुक टू इट।
मतलब उसमें एक वाइब तो है कि आप स्टार्ट करो, और लोग बहुत बात करते हैं। मुझे लगता है कि कंटेंट और सिनेमा जैसा भी हो है तो क्रिएटिव, तो वो अच्छा ही है। बुरी चीज क्या होती है और अच्छी चीज क्या होती है? सिनेमा तो सिनेमा है। स्केल चेंज होता है। हाँ, मतलब चीज तो वही है, आप हाँ। बड़े स्केल पे बनाते हो किसी, ये छोटे स्केल पे बन रही है। करेक्ट। कुछ एक एपिसोड है, मैंने आपसे उस समय भी बात की थी कि कुछ एक एपिसोड ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको फिल्म की तरह थ्रिल एकदम पहुंचाते हैं, मजा आता है आपको देख के। कहानी की क्या कहानी है यार। तो कुछ के स्क्रीन प्ले इतने क्रेजी हैं कि आप पलक भी नहीं झपकोगे। मतलब खाना खाते खाते आदमी हाथ यहाँ आके रोक दे और शो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो क्राइम पेट्रोल। शुरू में बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, अब जाके थोड़ा सा उन्होंने उसको, मैं उसमें एक शब्द बोलूंगा कि पजल वाला वो कर रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे ऑडियंस अभी पेन पेपर लेके बैठेगी कि अच्छा ये चाचा, या ये भी हो सकता है 23 साल का, वो भी हो सकता है। इतने सारे करेक्टर बना देते हैं। कुछ एक एपिसोड की बात कर रहा हूँ जिसमें ऐसा लगता है कि पहली हल करने के लिए ऑडियंस देख रही है, उसको दिमाग ही पक जाता है। हाँ, पहले होती थी जो स्टोरी होती, लीनियर स्टोरी होती थी, और उससे अटैच हो जाता था आदमी, ऑडियंस जो है उससे जुड़ जाती थी कि यार ये बंदे के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, आप देखो। तो वो एक वो था। अब धीरे धीरे कुछ एपिसोड मैंने देखे, उसमें उतना नहीं मजा आ रहा। फ्रेंड सर्कल कैसा आपका क्राइम पेट्रोल की सेट पर? फ्रेंड्स हैं वहाँ पे ज्यादा की? हाँ, एक्चुअली मेरा, मैं कोशिश ना भी करूं तो भी मेरा नेचर ऐसा है शायद कि मैं एक जैसा ही रहता हूँ हमेशा। चाहे कोई बड़ा काम कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे नेचर में कोई फर्क नहीं आता। यही कारण है कि मैं पिछले, जब से शुरू हुआ है क्राइम पेट्रोल, तब से ही मैं कर रहा हूँ। तो मैं शायद काफ़ी पुराने में से टॉप 10 अगर निकालेंगे एक्टर, तो उनमें मैं होऊंगा। क्यों मुझे बाद में एहसास हुआ कि क्यों मैं इतने लंबे समय तक एक ही जगह पे कर पाया। शायद वो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं स्पॉट दादा हूँ, चाहे कोई भी हो, उनके साथ मेरा प्यार से ही रहता हूँ। मैं डायरेक्टर भी हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं डायरेक्टर के साथ, एक दो बार होता है कि नहीं ये इसको ऐसे करते हैं, तो वो एक हेल्दी चीज़ होती है। बाकी नेचर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लेट पहुंचेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो सर, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू कि यू टुक आउट टाइम और आप यहाँ पर आए। अरे नहीं, थैंक यू की कोई बात ही नहीं है। तो और अब मैं यही चाहता हूँ कि क्या एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं जो जरूरी है समाज के लिए? देखिए, मुझे जो इन दिनों फील हो रहा है कि लोग बहुत मेटलिस्टिक हो गए, है ना, सौहार्द नहीं बचा, तो वो बचा के रखना चाहिए। प्रेम, पैसा ही सब कुछ नहीं है, सब भाग रहे हैं पैसे में ही, सब मेरा मेरा, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए मुझे लगता है। सौहार्द, प्रेम, दोस्ती, टाइम एक दूसरे के लिए निकालना, ये कम हो गया, ये होना चाहिए। और जेन्युइन नहीं रहा, जेन्युइनली नहीं रहा, कोई भी नहीं। आप किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हो आज की डेट पर। क्यों हो गया ऐसा? पहले तो नहीं था ऐसा। अब लगता है कि शायद ये भी गड़बड़ निकलेगा, ये भी निकलेगा, ऐसा हो गया है। बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं, और ये रोज जो है, इसे रोज देखिए आप, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत प्यारे इंसान है, बड़ा मज़ा आया इनके साथ, तो आप लोग भी देखते रहेंगे और मज़ा आता रहेगा। थैंक यू।